Hello students, welcome you all back in the next part of our chapter, that is chromosomal aberrations. In the previous video of this chapter, we have studied about different syndromes such as Klinefelter syndrome, then Turner syndrome and then Down syndrome. We have also studied about linkage and crossing over. Now continuing with the topic, in this section we will study about certain more disorders like color blindness, sickle cell anemia, phenylketonuria, हीमोफीलिया. उससे पहले हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दे आर ऑफ टू टाइप्स. First is autosomes and the second one is allosomes. Allosomes means sex chromosomes which are different in male and female. We have learned that in male there are XY chromosomes which are dissimilar in structure and size, whereas in female both these sex chromosomes are similar and hence we represent them by XX. Now we will see certain disorders which are regarding this sex chromosomes. Sex chromosomes previously were believed that they are only used for the sex determination. उनसे हम केवल सेक्स के बारे में मालूम कर सकते हैं, जेंडर के बारे में मालूम कर सकते हैं. But later on it was found that they also contain certain type of genes which are responsible for certain characters. So such characters are known as sex-linked character, and the inheritance of such genes is known as sex-linked inheritance. There are about 20 such characters whose genes are located on these chromosomes. Now we will study about the disorders which are related to these. First, color blindness. As the name suggests, color blindness means the person is not totally blind but he is unable to differentiate between the colors. Colors को वो पहचान नहीं कर सकता है. अलग अलग persons के लिए ये अलग अलग होती है, but generally it is common for red and green. ये जो दो कलर होते हैं इनमें पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा कलर यहाँ पर सामने है, क्योंकि उसको बनाने वाली जो सेल्स होती है वो उस जीन्स की एबनॉर्मल कंडीशन के कारण पर्सन जो है वो उन दोनों कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. तो दिस इज कलर ब्लाइंडनेस. द जीन्स फॉर्मिंग कोन्स आर फाउंड. अच्छा, हमें पता है कि जो कलर की जो सेल्स होती है वो आइज में कोन्स के लिए, कोन्स जो होते हैं, कोन इज अ टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन द आई एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएटिंग इन कलर. तो जीन्स जो कि कोन बनाते हैं वो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है. ये एक्स क्रोमोसोम है और इस पर ये जीन्स प्रेजेंट है एंड दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोन्स. तो दीज जीन्स कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ दीज कोन सेल्स एंड डिफ्रेंशिएशन इन कलर इन रेटिना. इफ इन प्लेस ऑफ दिस जीन, यहाँ पर जो जीन है उसकी जगह पर अगर यहाँ पर ये रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है, जो जीन है वो अपने एलील में रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है, देन द फॉर्मेशन ऑफ द कलर डिफ्रेंशिएटिंग सेल दैट इज कोन. यहाँ पर रिसेसिव आने पर जो कलर डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स है जिन्हें हम कोन्स कहते हैं, इन कोन्स का फॉर्मेशन जो होता है वो रुक जाता है एंड देन द पर्सन गेट ब्लाइंड. एक्चुअली हमारी कलर के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? आइज में हमें पता है दो तरह की सेल होती है, रॉड्स एंड कोन्स. तो जो कोन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर. अब यहाँ पर अगर इसके लिए जो जीन है जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, अगर ये अपने रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है तो कोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इनहिबिट हो जाता है, हिंडर्ड हो जाता है, और उसके कारण से जब कोन्स नहीं बन पाते तो द पर्सन गेट unable to distinguish between the color and such disease is known as color blindness. अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो जनरली ऑब्जर्व की जाती है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल. मेल में ये ज़्यादा होती है, फीमेल में ये कम होती है. इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक है कि इसके जो जीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. अब हमें पता है कि जो मेल है उसमें जो जीनोटाइप होता है दैट इज 44 + XY, whereas in case of female it is XX. अगर मेल में एक भी एक्स क्रोमोसोम जो है
वो ऑल्टर्ड हो जाता है, ये रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पर इसके जो जीन्स है दे विल बी अफेक्टेड, तो उसके कारण मेल में ये इजीली हो जाएगी। इन केस ऑफ फीमेल देयर आर 2 X क्रोमोसोम, तो अगर एक क्रोमोसोम, एक जो एलील है उसके ऊपर भी अगर ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो एलील है वो आ जाता है, तो दूसरा वाला जो है वो नॉर्मल है, तो इसके कारण से ये जल्दी से ये डिजीज नहीं होती है और उस केस में ये कैरियर का काम करती है। कैरियर का मतलब ये है कि ये खुद उस जीन से अफेक्टेड नहीं होकर के आगे की जनरेशन में वो कन्वे कर देती है। तो इनमें खुद में तो ये डिजीज नहीं होती है, दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ कैरियर बाय ट्रांसफरिंग दिस इनहेरिटेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसी फीमेल को बोला जाता है कैरियर। फीमेल में ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर दोनों में अफेक्टेड जीन्स हो, जबकि मेल में अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है तो उस केस में द पर्सन विल बिकम कलर ब्लाइंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि दिस डिजीज इज फाउंड मोर इन मेल बिकॉज इन मेल ओनली 1 X chromosome is there, and if this gene forming cone on this chromosome occurs in the recessive allele, then the cone will not be formed, whereas in case of women there are 2 X chromosome, so woman would not suffer from this disease, however she will perform the role of carrier, क्योंकि इसमें तो दोनों जो X क्रोमोसोम है उनका इस फॉर्म में आना इसेंशियल है, दोनों रिसेसिव होंगे तो ही ये कैरियर होगी। वेयरएज इन मेल केवल एक एक्स क्रोमोसोम भी अगर अफेक्टेड हो जाता है तो उस केस में द पर्सन और द मेल विल बिकम कलर ब्लाइंड। Now we see the inheritance of the color blindness in normal women and color blind men. Suppose a couple है और उसमें जो woman है that is normal and the person is color blind, तो उस केस में उनकी जो जनरेशन है उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो नॉर्मल वुमेन है, इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप है दैट विल बी XX। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एलोसोम्स, ओनली सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो है फीमेल जो होती है उसका 44+XX होता है, whereas in case of color blind it will be 44+XY, और यहाँ पर ये पर्सन कलर ब्लाइंड है तो वी आर डिनोटिंग दिस बाय XC। C is for color blind, हम इसको अलग करने के लिए यहाँ पर C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर ओनली X, whereas in this case 2 types are formed, XC and Y। अगर हम इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं तो जो चांसेस होते हैं दैट विल बी X, XC एंड XY। यहाँ पर अगेन दोनों क्रोमोसोम जो हैं उनमें XX है इसलिए ये है फीमेल एंड हेयर इट इज मेल, बट इन दिस केस इट इज हैविंग 1 XC। यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड है, रिसेसिव फॉर्म में आ रहा है, और एक नॉर्मल है। तो हमने पहले भी देखा कि अगर एक नॉर्मल होता है और एक अफेक्टेड होता है दैट इन दैट केस दैट फीमेल इज एक्टिंग एज अ कैरियर। यहाँ पर ये फीमेल किसका काम करेगी, कैरियर का। मतलब ये रहेगी तो नॉर्मल, लेकिन इसमें आगे की जनरेशन में ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। whereas जो मेल आया है यहाँ पर दैट मेल इज normal. Now, if these carrier daughters, these are the carrier daughters, and they get married to the normal male. अगर suppose ये carrier daughter है और they are getting married to normal male, तो इनसे बनने वाले जो gametes आएंगे हमारे पास they will be X, XC, XY। इनका हम क्रॉस करके देखते हैं। कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। Here it is XX, XY, XC and XCY means ये जो है this will be normal girl,
normal boy. But again this is carrier daughter or carrier girl because one is XC and affected son. यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कैरियर डॉटर है अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन से मैरी करती है तो उसकी आधी जनरेशन जो है वो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन 50% जनरेशन विल बी अफेक्टेड इन F2 जनरेशन. और उसमें भी अगेन यहाँ पर जो अफेक्टेड जीन है दैट इज ऑन वन क्रोमोसोम, हेंस इट विल बिहेव एज कैरियर, whereas the son will be affected क्योंकि एक ही क्रोमोसोम होता है और वो भी इसमें अफेक्टेड है. तो इस तरह से इसका जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका इफेक्ट अलग अलग आता है. और इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जो स्पेसिफिक कैरेक्टर कलर ब्लाइंडनेस है दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द डॉटर इन द सेकेंड जनरेशन. दिस टाइप ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज क्रिस क्रॉस हेरिडिटी. ऐसी हेरिडिटी जो कि अफेक्टेड डॉटर से ट्रांसफर हो रही है. यहाँ पर ये डॉटर है जो आगे ट्रांसफर कर रही है क्योंकि यहाँ पर जो मेल है दैट इज नॉर्मल एंड दिस इज कैरियर. और इसके कारण से ये जो डिजीज है ये ट्रांसफर हो रही है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन में. तो ऐसी हेरिडिटी को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस हेरिडिटी और ऐसे इनहेरिटेंस को बोला जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. Such woman who is not diseased herself but behaving as a medium to transfer the diseased genes to the next generation. खुद पे कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये एक मीडियम है इस डिजीज को आगे की जनरेशन में ट्रांसफर करने, इसलिए यहाँ पर ये कैरियर कहलाती है. अच्छा, इस डिजीज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे वो सबसे पहली बात तो ये कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इट इज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर. इसे हम बोल सकते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर. उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो भी कोन फॉर्मेशन से रिलेटेड जीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इसलिए ये जो इनहेरिटेंस है ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने ये देखी कि दिस डिजीज इज मोस्टली फाउंड इन मेल. ये जो है मेल में ज़्यादा मिलती है, फीमेल में कम मिलती है. उसका कारण हमें समझ में आ गया कि मेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर वो अफेक्टेड हो जाता है तो पर्सन विल बिकम कलर ब्लाइंड. फीमेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स क्रोमोसोम, और उन दोनों पर ही अगर होंगे अफेक्टेड होंगे तो ही वो जो लेडी है दैट विल बी कलर ब्लाइंड, अदरवाइज इट विल बिहेव एज कैरियर. तो चांसेस जो होते हैं इस डिजीज के दे आर फाउंड मोस्टली इन द मेल बिकॉज दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम. मैन इज नेवर द कैरियर. मैन को हम कभी भी कैरियर नहीं बता सकते क्योंकि अगर यहाँ पर ये पर्सन जो है इसमें XY होता है तो डायरेक्टली ये अफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल में अगर एक में XC आ जाता है तो वो कैरियर बन जाती है. तो मेल आर नेवर कैरियर, ओनली फीमेल आर कैरियर. Then the character of identifying color is dominant over color blindness. So women only be color blind when both the chromosomes have genes of color blindness. फीमेल के केस में या वुमेन के केस में वो कलर ब्लाइंड तभी हो सकती है जब इसके अंदर दोनों एक्स पर XC हो, अदरवाइज अगर एक पर भी होगा तो शी विल बी कैरियर. Now the next disease is hemophilia. हीमोफीलिया जो होती है उसे हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं या रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है. उसका कारण ये है कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है. क्लॉटिंग का मतलब रुकना, तो ब्लड क्लॉट करने वाला जो फैक्टर होता है जिसके कारण जब भी इंजरी होती है और हमें ब्लीडिंग होने लग जाती है तो उस केस में हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है और उसके कारण से ब्लड जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद में क्लॉट बनने के कारण से रुक जाता है. लेकिन इस डिजीज़ में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही एब्सेंट होता है. तो इसके कारण से जो इंजर्ड पर्सन है उसको चोट लगने पर कंटिन्यूसली उसमें से ब्लड ऊज आउट होता रहता है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है. तो ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं हीमोफीलिया, या इसे एक और नाम से जाना जाता है रॉयल डिजीज़.
रॉयल डिजीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, सबसे पहले उसमें ये कैरियर के फॉर्म में ये डिजीज़ हुई थी, जिसने आगे अपनी जनरेशन में इस डिज़ीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसको हम ब्रीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं, ब्रीडर्स डिजीज़, क्योंकि ब्लड कंटिन्यूसली यूज आउट होता रहता है। अगेन सेम थिंग, इसके अंदर भी जो क्लॉटिंग फैक्टर के जो जीन्स होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो जिस तरह से हमने कलर ब्लाइंडनेस वाला केस देखा था कि फीमेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर अफेक्शन होने से वो कैरियर का काम करेगी, वेयरएज इन केस ऑफ मेल इट विल बी अफेक्टेड पर्सन। तो इसके भी चांसेस जो होते हैं वो मेल में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। यहाँ पर ये वाली जो डिजीज़ है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होने के कारण से पर्सन में कंटिन्यूसली ब्लड यूज आउट होता रहेगा। अच्छा, दिस डिजीज इज फाउंड इन मैन, और वुमेन यहाँ पे कैरियर का काम कर रही है, लेकिन ये जो केस होता है दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू सिंगल क्रोमोसोम इन मेल व्हाइल इन वुमेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2x क्रोमोसोम इट इज नेसेसरी टू हैव 2 रिसेसिव एलीलिक जीन। मेल है उसमें तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एलीलिक है तो ये डिजीज हो जाएगी यहाँ पर ये, लेकिन जो फीमेल है उस केस में यहाँ पर जब ये रिसेसिव फॉर्म में आएंगे दोनों एलीलिक जीन तो भी दैट फीमेल विल बिकम हीमोफिलिक। इफ दिस डिजीज इफ these are both recessive allele, then the person cannot remain alive up to adult। फीमेल में अगर ये दोनों एलिलिक होते हैं तो ये अडल्ट तक अलाइव नहीं रहती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल द ब्लीडिंग इज नॉट स्टॉप्ड। उस केस में हमें इनको एंटी कोएगुलेंट इंजेक्शन देने पड़ते हैं ताकि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर बन हो जाए, क्लॉटिंग फैक्टर बन जाए और तब उनमें ब्लीडिंग रुकने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज अडल्ट में इसके सरवाइव करने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये जो डिजीज़ है एक बहुत हार्मफुल डिजीज़ है, लेकिन तब जब इसमें दोनों रिसेसिव फॉर्म में एलील हमारे पास आ जाते हैं फीमेल में। मेल में तो एक होने पर भी वो पर्सन अफेक्टेड हो जाएगा, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव होने पर ये कैरियर का काम करेगी, बट अगर दोनों एलील रिसेसिव फॉर्म में आ जाते हैं देन द कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल एंड एडल्ट होने से पहले ही उसके डेथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसका मेन जो कारण है वो यही है कि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट डिजीज इज सिकल सेल एनीमिया। नाम से पता चल रहा है सिकल सेल, यानी सेल का जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, सिकल के जैसा। और एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी। तो इस डिजीज़ में आरबीसी का जो शेप हो जाता है वो सिकल के जैसा हो जाता है और उसके कारण ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसके लिए अमीनो एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑटोसोमल डिजीज़ है ये, और ऑटोसोमल इनफैक्ट रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर म्यूटेशन के कारण एक बीटा चेन में जो अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड के लिए GAG, म्यूटेशन के कारण ये अरेंजमेंट, दिस इज द नॉर्मल केस। नॉर्मली जब GAG जो है इससे क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड बनता है। ये एक डिसऑर्डर है ट्रिप्लेट कोड का, और जब ये वाला ऑर्डर होता है तो उस केस में हमारे पास जो एसिड आती है दैट इज ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब ये डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में इस ये जो पोजीशन है इसमें म्यूटेशन हो जाता है, और इस म्यूटेशन के कारण GAG की जगह हमारे पास जो सीक्वेंस आ जाता है दैट इज GUG। अब GUG आने के कारण से जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया, और इस सीक्वेंस के चेंज होने के कारण जो बननी चाहिए थी ग्लूटामिक एसिड दैट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड चेंज हो जाती है। तो इस अमीनो एसिड के चेंज होने से आरबीसी का जो शेप ऐसा राउंड था वो शेप चेंज होकर के और अब सिकल लाइक हो जाता है।
और सिकल लाइक होने के कारण से इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इट इज अ हेरिडिटरी एब्नॉर्मेलिटी ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ ऑटोसोमल जीन। ऑटोसोमल जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब अचानक से जीन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकता है या उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो इन दिस द बीटा चेन ऑफ 6 अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, इसकी जो बीटा चेन है उसमें 6th पोजीशन पर, 6th नंबर पर जो अरेंजमेंट होता है GAG, दैट इज रिप्लेस्ड बाय GUG, और उसके कारण से द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ वैलिन अमीनो एसिड। और वैलिन अमीनो एसिड के बनने से क्या हुआ, जो RBC है उसका नॉर्मल शेप जो था वो ऑल्टर होकर सिकल के जैसा बन जाता है। और सिकल का बनने के कारण से इसमें ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि RBC हमें पता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। RBC में हीमोग्लोबिन होता है और उसके साथ में ऑक्सीजन बाइंड होती है। तो यहाँ पर इसका जो शेप था वो चेंज हो गया और उसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ब्लड की कमी होगी और इसीलिए वो पर्सन एनामिक होगा, और इसीलिए हम इस डिजीज को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब 2 डिफेक्टेड जीन्स उस पर्सन में हो, यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होती है। अगर पर्सन हेटेरोजाइगस होता है तो उसमें क्या होगा, एक जीन नॉर्मल होगा और दूसरा जो होगा वो अफेक्टेड होगा। तो नॉर्मल के कारण एटलीस्ट हाफ जो RBC होगी वो तो नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, इससे बनने वाली RBC सेम शेप की रहेगी और इससे बनने वाली ऑल्टर्ड रहेगी। तो इस पर्सन में भी ये डिजीज होगी, लेकिन जो हाफ नॉर्मल है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, मतलब उसकी लाइफ जो है वो चल सकती है। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव कंडीशन में आ जाते हैं तो ये बहुत फेटल बन जाती है, लीथल बन जाती है डिजीज, एंड इन दैट केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू सर्वाइव। हालांकि मलेरिया इज लेस इफेक्टिव इन हेटेरोजाइगस पर्सन। अगर ये सिचुएशन रहती है तो ऐसे पर्सन में मलेरिया कम होता है या बहुत नहीं के बराबर होता है। मलेरिया इज लेस इफेक्टिव इन हेटेरोजाइगस पर्सन विथ सिकल सेल जीन। उसका एक बेसिक कारण है कि मलेरियन पैरासाइट कुड नॉट रिमेन अलाइव इन द डिफेक्टेड RBC। अगर ऐसे डिफेक्टेड RBC होती है तो उसमें जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, वो सर्वाइव नहीं करता है, तो उस कारण से ऐसे पर्सन में मलेरिया नहीं होता है। सो द चिल्ड्रन हैविंग दिस जीन हैव अ ग्लाइसिन विथ मलेरिया की, ऐसे पर्सन के अंदर जिनमें सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें मलेरिया नहीं होता है। तो ओवरऑल सिकल सेल एनीमिया का मतलब RBC का शेप चेंज हो जाना, नॉर्मल से सिकल के जैसा बन जाना, और उसके लिए जो पर्सन होता है वो एनामिक हो जाता है, RBC की कमी होती है। और ये कंडीशन तब फैटल होती है जब दोनों एलील जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। हेटेरोजाइगस में इतना मैटर नहीं करती, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो उस केस में मलेरिया नहीं होता है। Now the next disease is phenylketonuria. Phenylketonuria जो होता है, it is an autosomal recessive disease. Again, autosomal recessive disorder. In this disease फेनिलएलेनिन जो होता है वो टायरोसिन में चेंज होता है फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से। और ये जब भी ये डिजीज़ होती है तो उस केस में जो फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसका सिंथेसिस रुक जाता है। फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो बन नहीं पाता है, और उसके नहीं बनने के कारण से जो फेनिलएलेनिन है वो अपने कंपोनेंट टायरोसिन में डीकम्पोज नहीं हो पाएगा। अब ये डीकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, इट विल चेंज इनटू इट्स डेरिवेटिव। ये खुद अपने डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इसके डेरिवेटिव जैसे कि फेनिल पायरुविक एसिड, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा।
इनके डिसोसिएट होने से क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स है ये एक जगह पर कलेक्ट होते जाएंगे और उसके कारण से जो पर्सन है दैट विल सफ़र फ्रॉम मेंटल वीकनेस। जो पर्सन है उसमें कैसे सिम्टम्स आने लग जाएंगे, मेंटल वीकनेस के जैसे सिम्टम्स अपीयर होंगे। ड्यू टू लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज बाय किडनीज दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड विद द यूरिन। यूरिन के साथ में भी ये जो फेनल पायरुविक एसिड है ये डिस्चार्ज होने लग जाएंगे, तो बॉडी वीक हो जाएगी, मेंटली वो एबनॉर्मली शो करेगा, मेंटल हो जाएगा, इस तरह के सिम्टम्स उसमें अपीयर होने लग जाएंगे। तो ऐसे डिजीज़ को बोला जाता है फेनिलकीटोयूरिया। फेनिलकीटोयूरिया का मतलब फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाना। इस एंजाइम का मेन फंक्शन होता है फेनिल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना, लेकिन जब ये एंजाइम ही यहाँ पर नहीं है तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये टायरोसिन की जगह अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि फेनिल पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो है ये कलेक्ट होते रहेंगे, फाइनली ये किडनी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएंगे, और इसके अलावा ये मेंटल वीकनेस को शो करते हैं। तो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि रिसेसिव कंडीशन में ही क्रिएट होता है। तो इस तरह से ये कुछ इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में, जिसमें हमने सेक्स लिंक में देखा कलर ब्लाइंडनेस, देन उसके बाद में हमने देखा हीमोफीलिया, और इसी तरह से हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंदर देखा फेनिलकीटोयूरिया।